नेशनल बोर्ड ऑफ रैंकिंग्स के चेयरमैन के अग्रवाल जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, एनसीबीटी की चेयरमैन निर्मलजीत सिंह कलसी जी, एनबीए के मेंबर सेक्रेटरी अनिल कुमार नासा जी और यहां उपस्थित सारे विद्वान मित्र मंडली, भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, आप सभी को बधाई। मैं बहुत पुराने मित्रों को भी यहां देख पा रहा हूं। अभी अभी हम लोग शिक्षा समागम में देश की आप जैसे चुनिंदे इंस्टीट्यूशंस के, विशेष करके वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स, ऐसे मित्रों को मिलना हुआ था। कुछ मित्र वहां नहीं आए थे, कोरोना की बहाना था, सूचना नहीं मिलने की बहाना था। थोड़ा हमारी सामाजिक जीवन में इकट्ठा चलना एक चुनौती भी रहता है। हम कैसे सामान्य लोगों के साथ चल पाए, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा भावना रहना स्वाभाविक है। लेकिन देर सही दुरुस्त सही आप लोग सभी यहां आए हैं, अवार्ड के नाम पे आए हैं। आप सभी को बधाई है। जो मित्र आए नहीं उनके लिए, सभी के लिए नहीं, जो वहां आए नहीं थे। मैं फिर भी आज बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुशी है सबके मन में। कोई भी मित्र पिछले बार में नया आया था, अनीता जी आप आइए, मंच पे आ जाइए। हमारे स्कूल विभाग के आदरणीय सचिव भी आए हैं। मित्रों, पिछले बार ऑनलाइन पे ये एनआईआरएफ की रैंकिंग की अनाउंसमेंट हुई। उसकी कुछ दिन पहले क्यूएस की रैंकिंग की भी अनाउंसमेंट हुई थी। और पिछले एक साल में शायद एवरेज प्रतिदिन देश की किसी ना किसी शिक्षानुष्ठान की प्रबंधक में से या वाइस चांसलर, डायरेक्टर या प्रिंसिपल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक फोन कर ही लेते हैं, हमारी न्याक की रैंकिंग की चिंता कर लीजिएगा। और मैं पिछले साल भर में ढूंढ रहा हूं मेरा भूमिका क्या है उसमें। नैक तो एक ऑटोनोमस बॉडी ऑफ यूजीसी, यानी यूजीसी जो सुपर ऑटोनोमस बॉडी, दो ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर विभाग की क्या भूमिका है, मैं आज भी उस प्रश्न मेरे मन में है कि देश में कोई नीति जब लागू होती है, कोई फ्रेमवर्क जब लागू होती है, हम सभी की एक अभ्यास है, नियम से सब होनी चाहिए, लेकिन मेरा भला थोड़ा इधर उधर हो जाए तो ये तो मेरा हक थोड़ा बनता है। आपकी मेरा दोस्ती है, थोड़ा तो मैं आपको अनुरोध कर ही लूं। मैं पूछता हूं कि भाई क्यों आते हो, तो प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिवली होता होगा। नहीं, फिर भी आप थोड़ा देख लेंगे, ये एक अपेक्षा आती है। एनआईआरएफ के बारे में ऐसा नहीं आई है, आने वाले दिनों में ऐसा ना आए, ये भी मेरा अपेक्षा रहेगा। और अनिल जी और संजय जी दोनों कुछ कॉलेजेस की जब कुछ इंस्टीट्यूशंस की जब अनाउंसमेंट हो रहा था, वो दोनों चर्चा कर रहे थे कि नहीं, इस इंस्टीट्यूशंस को दिख के ही पता चलता है एनआईआरएफ ऑब्जेक्टिव है और एनआईआरएफ इम्पार्शियल है। एनआईआरएफ की ये असेसमेंट क्वालिटेटिव है, ये इंस्टीट्यूशंस की अनाउंसमेंट से ही पता चलता है, नहीं तो पीजीआई चंडीगढ़ नहीं आता। मैं आप सभी को आपकी इस कृति के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोग 21वीं सदी में 2 दशक पार कर चुके हैं। मैं 2-3 विषय आपके सामने आज उल्लेख करना चाहूंगा। अभी अभी बनारस में जब शिक्षा समागम हुई, उस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस कार्यक्रम की ठीक पहले यूपी की सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री, वो जो फोन में मित्र पीछे बात कर रहे हैं,
उनको अगर बहुत अर्जेंट बात करना है तो हम बंद कर देते भाषण, वो पूरा कर ले, नहीं तो बाहर जाएं। उनको कोई समझाए, उनको सेंस नहीं आ रहा है। उस सरकारी स्कूल की प्रधानमंत्री पोषण अभियान यानी मिड डे मील कार्यक्रम का शुभारंभ करके वो आए थे, और उसमें कुछ छोटे बच्चों को, अमूमन आज के दिनों में सरकारी स्कूल में टायर 2 हो भी सिटीज में सरकारी स्कूलों में कोई मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। निम्न मध्यवित्त परिवार के बच्चे या गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना प्रभावित थे उन बच्चों की गुणवत्ता के ऊपर, उनकी मेधा के ऊपर, उनकी दृष्टि के ऊपर, इसकी उनकी आत्मविश्वास के ऊपर, तो आके ही उन्होंने शुरू किया कि मैं तो बड़ा दुविधा में हूं, मेरा मन में एक प्रश्न है कि जिन बच्चों को, जिस बच्चे की आयु आज 8-9 साल है, 10 साल है, यह बच्चा यूनिवर्सिटी में आते आते और 7-8 साल से 10 साल लगेगा। 10 साल के बाद यह बच्चा जब आएगा, उसकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, उसकी जो एस्पिरेशन बनेगी, उसके मन में जो उमंग रहेगा, क्या आज की विश्वविद्यालय, आज की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उस लायक खुद को प्रस्तुत कर पाए हैं? ये एक प्रश्न शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं विनम्रता से आपके सामने उसी को ही दोहराता हूं। 21वीं सदी को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की सेंचुरी कहा जाएगा। ऐसे सब दुनिया भर की एक्सपर्ट, दुनिया भर की थिंकर्स इस विषय में सहमत है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अनफोल्डमेंट मशीन पावर से नहीं होगा तो नॉलेज बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में महत्वपूर्ण स्थान पे रहेगा ही, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान पे सर्विस इंडस्ट्री आ चुका है। उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका डिजिटलाइजेशन होगा, उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में विशेष करके टेक्नोलॉजी की प्रभाव रहेगी। इसीलिए भारत आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्व की व्यवसाय की 40% हिस्सा अपने हाथ में ले आ चुका है। अभी हम लोग सब कोइन आपकी लाभार्थी हैं। हेल्थ सेक्टर में आज आप कल्पना करिए, कुछ साल पहले, यानी 7-8 साल पहले, एक पासपोर्ट प्राप्त करना, पासपोर्ट लेना, ये जैसे एक बहुत बड़ी हिमालय को एक बार चढ़ के उतरना जिसे समान था। आज उसी दुनिया में कोविन ऐप में हमारी वैक्सीनेशन होने की मैक्सिमम 30, 35, 40 सेकंड, 1 मिनट भी होता नहीं है, हमारी टेलीफोन पे उसकी एविडेंस आ जाता है। भारत की एंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में लोड घट गई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। भारत की रेडी पटरी में बैठने वाला छोटे देनदारी में जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना ट्रांजैक्शन, कोई यूपीआई हो या पेटीएम हो, उस ऐप में करता है। मित्रों, यही इमर्जिंग इकोनॉमी की नॉलेज बेस डिजिटल इकोनॉमी की ओर जर्नी है। उसकी जर्मिनेशन, मैं एक उदाहरण दिया, इसे अनेक उदाहरण आप लोग रोज बनाते हो, ह्यूमैनिटीज के अंदर हो, लीगल स्टडीज में हो। पिछले दिनों में भारत में लॉ की धारणा था, क्रिमिनल लॉ ही प्राइमेसी रखता था। आज कॉर्पोरेट लॉ ही प्राइमेसी रखता है। आखिर सोचने की टाइम आया है कि आईआईटीज में चलने वाले मैनेजमेंट स्कूल्स क्यों एक्सीलेंट कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट इंजीनियरिंग टेक्नोक्रेट्स के से
इंजीनियरिंग टेक्नोक्रेट से मैनेजरियल कैपेबिलिटी भी अपेक्षा कर रहा है। जो इंस्टीट्यूट उसको ब्लेंडिंग करके पढ़ाता है उसकी एक्सीलेंस भी होती है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एमईपी में मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया। मल्टी डिसिप्लिनरी का अर्थ एक समय में विद्यार्थी को नया क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से मार्केट और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाई हो जाए। कुछ समय में मैं जो विद्यार्थी था उस समय में भी या लंबे समय तक एक प्रश्न होता था कि कैंपस में इंटरव्यू कैसे होता है, और कैंपस इंटरव्यू होने के बाद फिर उनको भेजा जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। अभी कॉर्पोरेट्स ने अपना पैटर्न चेंज किया। जनरल यूनिवर्सिटी हो या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, उसमें आखिरी का 1 साल के पहले ही कैंपस इंटरव्यू कर लेते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे टाई अप करते हैं, हमको ऐसे ही स्टूडेंट बना के दीजिए। मित्रों, ये बदलते हुए स्थिति है और उसमें इन दिनों में भारत में जो 4-5 प्रकार की इंस्टीट्यूशन है उच्च शिक्षा में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चालित इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स और उसी इक्विवेलेंट के अन्य मिनिस्ट्रियों के द्वारा चलने वाले संगठन, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी 2 प्रकार के हो गए हैं, फिलांथ्रोपिक और ट्रस्ट ड्रिवेन इंस्टीट्यूशंस भी चलते हैं। भारत सरकार के कुछ विभाग भी डीम्ड यूनिवर्सिटी चलाते हैं। मेरे लिए तो सुखद आश्चर्य है, देश की सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आईआईएससी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसको आने वाले दिनों में जब हम हेकी लेके आएंगे, आने वाले दिनों में हेकी की नया फ्रेमवर्क में, ऐसे मेरे को जगदीश जी ने आश्योर किया है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी।